जय भीम, बड़ा सीधा हंसी। जय भीम जय भीम। Jai Bhim app available on the Play Store and Apple App Store now. आओ करे पुण्यानुमोदन नालंदा के कुलपति शिलभद्र के योग्य उत्तराधिकारी भिक्खु जगदीश काश्यप जी का। यह आलेख दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई मारवाड़ी महाविद्यालय में संस्कृत के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास सिंह का है। यो हवे दहरो भिक्खु युंग जति बुद्ध शासने सो इमंग लोकं पभासीति अब्भा मुत्तो वचंदिमा। धम्मपद 382। जब कोई तरुण युवावस्था में तथागत के शासन में संलग्न हो जाता है तो वह इस संसार को वैसे ही प्रकाशित करता है जैसे बादलों से मुक्त हुआ चंद्रमा प्रकाशित करता है। डॉक्टर विकास सिंह ने इस लेख के माध्यम से ऐसे ही एक महान भिक्खु से परिचित करवाने का ये प्रयास किया है जिन्होंने 20वीं सदी में 26 साल की उम्र में ही प्रवृत्ति ग्रहण की। डॉक्टर विकास सिंह लिखते हैं, भगवान बुद्ध की वाणी को मूल पाली भाषा में नागरी अक्षरों में लिप्यांतरण के साथ साथ पाली से हिंदी अनुवाद करने की महापंडित राहुल सांकृत्यायन और भदंत आनंद कौशल्यायन की परंपरा को कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ाया। पाली का व्याकरण हिंदी में तैयार किया, स्वतंत्र रूप से विभिन्न नवीन ग्रंथों की सृजना की, नव नालंदा महाविहार जैसी ज्ञान संस्था का निर्माण करवाया। डॉक्टर विकास सिंह कहते हैं, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भिक्खु जगदीश काश्यप जिनका जन्म 2 मई 1908 को हुआ और जिनका प्रयाण 28 जनवरी 1976 को। 1908 में आज ही के दिन यानी कि 2 मई को अविभाजित बिहार और वर्तमान झारखंड के रांची में जगदीश काश्यप का जन्म हुआ। इनके पिता श्याम नारायण रांची कोर्ट में कर्मचारी थे। उन्होंने इनका नाम जगदीश नारायण रखा। आरंभिक शिक्षा रांची में ही संपन्न हुई। पटना कॉलेज से 1929 में बीए उत्तीर्ण करने के बाद बनारस विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र और संस्कृत विषयों से एमए किया। बनारस में पढ़ते हुए जगदीश नारायण जी महापंडित राहुल सांकृत्यायन के संपर्क में आए। राहुल जी के द्वारा बौद्ध साहित्य के उद्धार के लिए किए जा रहे कार्यों के प्रति उनका हृदय बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख होने लगा। जगदीश नारायण जी के मन में एक ही स्वप्न साकार हो रहा था कि कैसे भी करके वे पाली भाषा सीख जाएं ताकि धम्म की सेवा कर सके। इधर जगदीश जी के माता पिता आम भारतीय माता पिता की तरह ही अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके विवाह को करवाकर मुक्त होना चाहते थे। राहुल सांकृत्यायन जी के संपर्क में आने के बाद जगदीश जी जैसे जैसे अध्ययन करते जा रहे थे उनका मन संसार के स्थान पर ज्ञान सरिता में निरंतर आगे बढ़ता जा रहा था। उनके पिता चाहते थे कि जगदीश नारायण जी विवाह करके गृहस्थ जीवन का आरंभ करें, किंतु जगदीश जी का मन सांसारिक भोगों से बहुत दूर शनह शनह तथागत की वाणी में रम रहा था। उनके भीतर एक बोधिचित्त उत्पन्न हो चुका था जिसका लक्ष्य केवल और केवल तथागत की वाणी को जन भाषा में पुनः प्रचारित करना था और इसके लिए वे किसी भी प्रकार के बंधन में बंधने के लिए तैयार नहीं थे। राहुल सांकृत्यायन जी और काशी प्रसाद जायसवाल जी के सहयोग से जगदीश नारायण जी श्रीलंका के विद्यालंकार पिरिवेण गए। विद्यालंकार पिरिवेण उस समय का पाली भाषा और त्रिपिटक अध्ययन का सबसे बड़ा केंद्र था जो बाद में कलनिया विश्वविद्यालय का रूप ग्रहण किया। वहां उन्होंने भिक्खु धम्मानंद महाथेरो से पाली भाषा का गहराई से अध्ययन किया। 1934 में धम्म के प्रति उनकी निरंतर गति ने उन्हें प्रव्रज्जा की ओर प्रवृत्त किया। भिक्खु धम्मानंद महाथेर ने उनकी उपसंपदा करवाई। 1934 में जगदीश नारायण से उनका नाम भिक्खु जगदीश काश्यप हुआ और इस प्रकार भारत को आधुनिक युग का ऐसा भिक्खु मिला जो धम्म पद की 364वीं इस गाथा की विशेषताओं से समन्वित था। धम्मा रामो धम्मरतो धम्मं अनुविचिन्तयं धम्मं अनुसरं भिक्खु सद्धम्मान परिहायति। अर्थात भिक्खु धम्म में रमण करने वाला होना चाहिए, धम्म में रत रहने वाला होना चाहिए, धम्म का निरंतर चिंतन करने वाला चाहिए, धम्म का अनुसरण करने वाला होना चाहिए। वह सद्धम्म को कभी भी छोड़ने वाला
नहीं होना चाहिए। भिक्खु जगदीश कश्यप जी बहुत मृदुभाषी और विनम्र भिक्खु थे। बुद्ध, धम्म और संघ के पुनरुद्धार के लिए उनका चित्त पद्म पंखुड़ियों की तरह खिलने लगा था। विद्यालंकार पिरिवेण श्रीलंका से उन्हें त्रिपिटकाचार्य की उपाधि प्राप्त हुई। भारत वापस आते ही जब वे राहुल सांकृत्यायन जी से मिले तो राहुल जी द्वारा लाई गई विभिन्न तिब्बती पांडुलिपियों को देखकर उनके मन में एक स्वप्न जागृत हुआ, नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना का, ताकि नालंदा को उसका गौरव पुनः लौटाया जा सके। जगदीश कश्यप जी 1936 में राहुल सांकृत्यायन जी के साथ जापान की यात्रा पर निकले। भारत में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें रास्ते में ही मलेशिया के पेनांग शहर में रोक दिया गया और गिरफ्तार कर पेनांग की जेल में डाल दिया गया। यहाँ रहकर ही उन्होंने दिक्निकाय और मिलिंद पैंह दोनों पाली ग्रंथों का हिंदी अनुवाद किया, जिसे राहुल जी के लिए प्रकाशनार्थ भारत भेज दिया। पेनांग में लगभग 1 वर्ष के कारावास के दौरान उन्होंने चीनी भाषा सीख ली तथा यहीं से उनकी प्रसिद्धि एक बौद्ध विद्वान के रूप में सर्वत्र होने लगी। 1937 में भारत वापस आने पर उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में पाली भाषा, दर्शन विभाग में बौद्ध तर्कशास्त्र पढ़ाना आरंभ किया। धम्मानंद कौसंबी से उन्होंने अभिधम्म और विशुद्धिमग्ग जैसे उच्च कोटि ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बनारस में सारनाथ को बनाया। यहीं वे महाबोधि सोसाइटी के महासचिव देवप्रिय वलिसिंह जी के संपर्क में आए तथा सारनाथ में अछूत बच्चों के अध्ययन के लिए स्कूल स्थापित किया। 1940 में उन्होंने स्कूल कॉलेज के छात्रों को ध्यान में रखकर मोग्गलान पाली व्याकरण के आधार पर पाली महाव्याकरण नामक प्रगाढ़ ग्रंथ लिखा, जिसे आज भी भारत में पाली व्याकरण का आधार ग्रंथ कहा जाता है। विगत 82 सालों में पाली व्याकरण के क्षेत्र में ग्रंथ लिखते समय इस ग्रंथ का पिष्ट पेषण होता रहा है। संयुक्त निकाय के हिंदी अनुवाद के अलावा उन्होंने आगमन और निगमन तर्कशास्त्र, अभिधम्म फिलॉसफी, बुद्धिज्म फॉर एवरीडे आदि अन्य अनेक ग्रंथ भी लिखे। सारनाथ में निवास करते हुए उनका चित्त केवल विद्वान बने रहने की उन्हें अनुमति नहीं दे रहा था। उनके मन में सांस्कृतिक आंदोलन चल रहा था कि बौद्ध धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए प्रयास किए जाए और सारनाथ की सुरम्य भूमि को छोड़कर मगध क्षेत्र में इधर उधर भटकते हुए नालंदा में जाकर वे रुके। नालंदा कॉलेज में पाली पढ़ाना आरंभ किया। उस समय नालंदा में रहते हुए उनके चित्त में विद्यमान नालंदा की पुनर्स्थापना का स्वप्न एक बार फिर जागृत होने लगा। तत्कालीन शिक्षा सचिव जगदीश चंद्र माथुर को नालंदा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पाली अध्ययन संस्थान खोलने के लिए उन्होंने तैयार किया। इस स्वप्न की पूर्ति के लिए वे जन जन के पास गए, किंतु पाली भाषा और त्रिपिटक उस समय लोगों के लिए अनजान थे, तो उन्हें निराशा ही हाथ लगी। अंत में वे इस्लामपुर के मुस्लिम जमींदार से मिले। उन्होंने जमींदार के सम्मुख अपना भिक्षा पात्र रखते हुए दान मांगा और उनसे प्रार्थना की कि आपके पूर्वजों पर नालंदा को जलाने का जो कलंक लगा हुआ है, उसे धोने का ये उचित समय है। पुनः नालंदा में उसी स्थल पर विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। ये क्षेत्र आपके अधीन है, आप जमीन देकर इस कलंक को मिटाएं। और उन्होंने उनसे प्रभावित होकर 11 एकड़ जमीन पाली संस्थान के लिए दान दे दी, जिस पर 20 नवंबर 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नव नालंदा महाविहार की आधारशिला रखी। देखते ही देखते नालंदा में पुनः एक बार फिर से पाली और त्रिपिटकों का अध्ययन आरंभ हो गया। नालंदा के खंडहर पुनः जीवित हो गए। जिस भिक्खु शिलभद्र नामक कुलपति ने कभी प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व विश्रुत किया था, 20वीं सदी में वही काम भिक्खु जगदीश कश्यप जी ने किया और इस तरह से नालंदा की पहचान जो अतीत में खो गई थी पुनः विश्व पटल पर आ गई और शिलभद्र को उसका एक सुयोग्य उत्तराधिकारी मिल गया। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की 2500वीं वर्षगांठ पर भिक्खु जगदीश कश्यप जी को भारत सरकार द्वारा समस्त त्रिपिटकों को नागरी लिप्यंतरण कर प्रकाशित करने की एक परियोजना के रूप में स्वीकृति मिली। 1956 से 1961 की अवधि में 5 वर्ष के कठिन परिश्रम के पश्चात
41 भागों में भिक्खु जगदीश कश्यप जी ने समस्त त्रिपिटक साहित्य को नव नालंदा महाविहार से प्रकाशित किया। त्रिपिटकों का ये नागरी लिपि का संस्करण नालंदा संस्करण के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध है। 28 जनवरी 1976 में जापानी फ्यूजी गुरु द्वारा राजगीर में निर्मित शांति स्तूप पर भिक्खु जगदीश कश्यप जी ने अंतिम सांस ली। यही उनका परिनिर्वाण हुआ। नालंदा में उनका अंतिम संस्कार किया गया। नव नालंदा महाविहार और नागरी लिपि में पाली वांग में जब जब आप देखोगे तब तब भिक्खु जगदीश कश्यप याद आएंगे। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के प्रमुख आचार्य संघरक्षित जी अपने 8 गुरुओं में भिक्खु जगदीश कश्यप जी को भी अपना गुरु स्वीकार किया है। डॉक्टर विकास सिंह आगे लिखते हैं कि आओ अपनी विरासत को संभालने वाले अपने पूर्वजों से अपनी पीढ़ियों को परिचित करवाएं। आओ नालंदा के कुलपति शिलभद्र के उत्तराधिकारी से उन्हें मिलाएं। नालंदा को पुनः उसकी गरिमा लौटाने वाले और पाली साहित्य को हम तक पहुंचाने वाले भिक्खु जगदीश कश्यप जी का जन्म दिवस मनाएं। ये राष्ट्र आपका सदैव कृतज्ञ रहेगा। बौद्ध धर्म के प्रति आपके इस जुनून को हम भुला न सकेंगे। आपका कोटिशः पुण्यानुमोदन। यह आलेख डॉक्टर विकास सिंह का है, जो दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई मारवाड़ी महाविद्यालय में संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष है। और इसमें जो भिक्खु जगदीश कश्यप जी का ये चित्र आपने देखा, ये चित्र हार्दिक सिंह ने बनाया है। हार्दिक दिल्ली विश्वविद्यालय से जर्मन भाषा के स्नातक छात्र है। आप सभी का आभार। जय भीम बड़ा सीधा हंसी जय भीम Jai Bhim app available on the Play Store and Apple App Store now.